नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए बल्कि रीट पात्रता परीक्षा जो दे रहे हैं उनके लिए भी, और जिसके भारत का भूगोल शामिल है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास को दो पार्ट में न बैठकर एक ही पार्ट में पूरा प्रायद्वीपीय पठार और मतलब राजस्थान भारत के पूरे पठार में आपको व्यवस्थित तरीके से करवाने वाला हूं। तो अपनी क्लास आज की नोट्स मेकिंग पैटर्न पे रहेगी। मैप का बखूबी प्रयोग करेंगे, एक एक स्थिति समझेंगे, एक एक फैक्ट को देखेंगे कि कहां से क्या पूछा जाता है, सब कुछ ठीक है। तो रीट वाले जो पात्रता परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थियों, ये जितनी भी क्लासेज आपके चल रही है वो सारी आपके काम की है। ये 143 यानी कि 143वीं क्लास है और सारी काम की है, क्योंकि आप सिलेबस देखोगे आपके अंदर लगभग सब कुछ शामिल है। सेकंड ग्रेड का सिलेक्टिव सिलेबस है, लेकिन रीट वालों के तो लगभग सभी शामिल है। अब रीट वालों के वन लाइनर से संबंधित और ये सारी सूचना मैंने टेलीग्राम पे डलवा दी थी, तो वहां से आप देख लेना। और रीट जो एसएसटी है उसकी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी है। काफी मैसेज में बच्चे पूछ रहे हैं, एसएसटी की लॉन्च की जा चुकी है, जो लगभग 20 जून तक उसमें सारे टॉपिक ऐड हो जाएंगे। अभी आधे ऐड हो गए, अभी 67 टेस्ट है उसके अंदर और मात्र 79 ही रखी है हमने कीमत सिर्फ लागत मूल्य। 67 टेस्ट ऐड हो चुके हैं, पॉलिटिकल के कुछ बाकी है, उसके बाद में राजस्थान भारत वगैरह वो जुड़ने लग जाएंगे। ठीक है, जब ये पूरी होते होते 20 जून तक लगभग 130 से 150 टेस्ट के बीच में उसके अंदर आपको टेस्ट मिलेंगे। प्रश्नों की गुणवत्ता जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनसे पूछे, क्योंकि गुणवत्ता के साथ में ना हमने समझौता किया है और ना आगे किया जाएगा। कीमत इसलिए कम है क्योंकि हर विद्यार्थी इसका लाभ ले सके, टेस्ट सीरीज की किसी को कोई कमी महसूस नहीं हो। एक तरीके से वास्तविक टेस्ट सीरीज जो कहते हैं टॉपिक वाइज, वास्तविक टॉपिक वाइज, क्योंकि कोई भी टॉपिक को 2-3 शामिल करके नहीं दिए, प्रत्येक टॉपिक पर अभ्यास करवाया जा रहा है। तो वो आप प्ले स्टोर से जीजीडी डाउनलोड करके, जो नए विद्यार्थी है वो ध्यान देना, पुराने तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो जीजीडी डाउनलोड करके आप उससे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। जहां तक प्रश्नों का सवाल है आपके लिए, वो मेरे ख्याल से वो पर्याप्त है, पात्रता आराम से निकल जाएगी। ठीक है, अब आप कितना अभ्यास करते हो, कितना पढ़ते हो, वो सारी बातें मैटर करती है। चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज अपने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं। देखो, प्रायद्वीपीय मतलब पठार पढ़ रहे हैं, पठारी क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार है। क्यों? भारत का यदि प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखोगे साथियों, तो प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब यदि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आपको बताऊं यदि, तो ये जो भारत का ये जो क्षेत्र है इस तरीके का, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो ये वाला पूरा जो हिस्सा होगा वो पठारी क्षेत्र है। अब देखो, पठार जो है अपने को पढ़ना ना, ये जितने अपन पठार पढ़ते हैं लगभग वो सभी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो यानी कि इसीलिए इसको कह दिया जाता है प्रायद्वीपीय पठार। तो अपन जो मुख्यतः पढ़ेंगे वो प्रायद्वीपीय पठार है। अपने हिमालयन रेंज का विभाजन पूरी तरीके से पढ़ लिया, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी पढ़ लिया, उच्चावच के आधार पर पढ़ लिया। जहां तक मुझे लगता है आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी यदि आपने व्यवस्थित रूप से समझा है तो। ठीक है, अब देखो प्रायद्वीपीय विभाजन की ओर चलते हैं। सबसे पहले ये चीज अपन पहले शुरू में ही पढ़ चुके कि लगभग मान के चले लगभग 28%, डायरेक्ट 28% भी आ सकता है, 27.7% आपके पठारी क्षेत्र है भारत के अंदर। ठीक है, चलिए इसका आकार कैसा है? इसका आकार है मतलब यूं कह सकते हो अनियमित त्रिभुज जैसा कह सकते हो, और ये जो है मेज के आकार का है। ठीक है, मेज के आकार का। ठीक है, त्रिभुज या मेज के आकार का, ऐसे का ऐसे प्रश्न एक परीक्षा में देखने को मिला था, मुझे परीक्षा का नाम याद नहीं है, लेकिन मेज के आकार का पूछा गया था ये। ठीक है ना, ऐसा का ऐसा अपने यहाँ पे मेसा का पठार भी है राजस्थान के अंदर। तो ये थोड़ा सा आकार से प्रश्न बन जाते हैं। यदि निर्माण देखा जाए साथियों, तो गोंडवाना लैंड की चट्टानों से और आपके आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। यदि मैं सीधी भाषा में इसे समझाऊं तो जो ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी रीट वालों के हैं, ठीक है ना, तो रीट के जो जून में अपनी क्लासेस चलेगी, मैं कठिन टॉपिक सारे करवाऊंगा, उसमें ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह सब करवाने वाला हूं। प्रश्न वहां से निश्चित बनते हैं। तो जैसे ज्वालामुखी पढ़ते हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है? ज्वालामुखी से बाहर क्या निकलता है? तो क्या गुरुजी लावा निकले, मारवाड़ी में कह दिया करे, कोई ज्यादा ही मतलब लपड़ाई करे और ज्यादा यूं करे ना, तो क्या लावो की ले रही हो? तो लावा जो होता है, लावा और मैग्मा दो चीजें होती है साथियों। एक तो होता है लावा और एक होता है मैग्मा। कई लोगों को अंतर पता नहीं होगा, है दोनों एक ही चीज है। जब तक ये जमीन के अंदर है, जब तक ये जमीन के अंदर है तब तक ये मैग्मा कहलाएगा। ठीक है, यानी चट्टानों का पिघला हुआ रूप है एक तरीके से।
जब तक ये भूमि के अंदर है ये मैग्मा कहलाएगा, जब ये उद्गार के रूप में बाहर आने लगेगा उसके बाद में ये लावा कहलाएगा। और इस लावे के जमने के कारण फिर चट्टानें बनती है और पठारों का निर्माण इसी कारण होता है। कई जो है जैसे पर्वतों के निर्माण में जब वे पर्वत जो ज्यादा ऊंचे नहीं उठ पाते हैं वो पठार का रूप ले लेते हैं। तो ये भी है मुख्य कारण जो है वो लावे के जमाव के कारण, और ये इस तरीके से इसके कारण पठारों का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ये निर्माण की बात है कि पठार कैसे बनते हैं। तो ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण होता है। सामान्य ढाल, यदि सामान्य ढाल पूरे प्रायद्वीपीय पठार का देखा जाए, वैसे तो पूर्व की ओर भी है, पश्चिम की ओर भी है, नदियों की दिशा से पता चल जाता है, लेकिन सामान्य ढाल यदि देखा जाए साथियों तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। सामान्य ढाल यदि देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर है अपने प्रायद्वीपीय पठार का। यदि औसत ऊंचाई देखी जाए तो 600 से 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, ये सामान्य बातें हैं जो आपको सीधा याद रखना है। इसका जो उपनाम है साथियों वो पठारों का पठार है। अब पठारों का पठार उपनाम कैसे? पठारों यानी कि बहुत सारे पठार है, वो मिलकर बना है तो पठारों का पठार है। समझ गए ना, बहुत सारे पठार है, प्रायद्वीपीय पठार को एक लो नहीं है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार बहुत सारे पठारों का मतलब एक यूं कह सकते हो मजबूत संगठन है। ठीक है, तो बहुत सारे पठारों का पठार इसलिए कहते हैं। अब देखो ये प्रायद्वीपीय पठार की यदि संरचना देखोगे साथियों तो ये इसमें मुख्यतः यदि देखोगे तो इसके अंदर चार अपने आ जाएगी, चार भाग आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, मुख्यतः यदि देखोगे तो चार। सबसे पहले आ जाएगा केंद्रीय उच्च भूमि, इन्हें भी अपन विभाजित करेंगे अभी, इन्हें भी पूरी डिटेल में कंसेप्ट के साथ में अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि वन लाइनर जो होती है वो रिवीजन बेस आती है। ठीक है ना, उसके अंदर भी क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ चीजें मिलेगी आपको, लेकिन वो रिवीजन जब ये समझ लिया उसके बाद में आपके वन लाइनर ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, फिर ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहती है। ठीक है ना, तो देखो केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, सबसे पहला भाग। फिर आ जाता है पूर्वी पठार, पूर्वी यानी कि भारत के इस तरफ वाला। ठीक है ना, अब फिर आ जाता है उत्तरी पूर्वी पठार यानी पूर्वोत्तर वाले जो राज्य है, इसमें स्पेशली मेघालय का पठार आएगा। ठीक है, फिर आ जाता है दक्कन का पठार। दक्कन क्या है? दक्कन यानी दक्षिण, दक्कन यानी दक्षिण। बोलता बोलता नाम बिगाड़ा नहीं रही, आदत बड़ी बड़ी अपार सब रे, डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं इसको। तो दक्कन का पठार है। ठीक है ना, तो ये चार है। अब इस चार वाला जो ये विभाजन है इसको यहाँ पे अपन और व्यवस्थित रूप से समझते हैं। अब देखिए, ठीक है ना, एक वो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र अलग है, इसको अपन कल पढ़ेंगे। पश्चिमी और पूर्वी घाट है, क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट व्यवस्थित रूप से समझेंगे एक एक चीज को अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं ना, जैसे भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल अपन ने पढ़ लिया, यहाँ पे विद्यार्थियों की पकड़ थोड़ी सी कम रहती है। जैसे राजस्थान जीके में तो अच्छी रहती है, लेकिन यहाँ पे कम रहती है। तो इसको मैं एक एक चीज को व्यवस्थित डिटेल में लेकर चल रहा हूं, ताकि एक बार ही पढ़ना है, उसके बाद में वापस कहीं पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, चाहे आपके पास में पेड कोर्स है चाहे कैसा भी है। ठीक है ना, अब पेड कोर्स में कोई सिंग लगे हुए तो होते नहीं है, टीचर के पढ़ाते हैं वो भी ऐसे ही है। ठीक है ना, तो वो मेंटेलिटी अपनी होती है कि क्या पता पेड कोर्स में कोई मेवा बादाम वगैरह बट रहे हैं, कुछ भी नहीं। पढ़ना तो आपको ही है, सिर्फ शिक्षक करता है मार्गदर्शन और विषय के प्रति रुचि जगाता है। ठीक है ना, अब देखिए अपन को मुख्यतः जो वर्गीकरण पढ़ने हैं वो 1 नंबर, ये आ जाएगा 2 नंबर, ये आ जाएगा आपके 3 नंबर और ये आ जाएगा 4 नंबर। ठीक है ना, ये पांचवा जो है वो कल पढ़ेंगे। ये भी हालांकि इसका हिस्सा है दक्षिण पश्चिमी जो पर्वतीय क्षेत्र है वो है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आएंगे। अब ये जो केंद्रीय उच्च भूमि है इसमें आ जाएगा साथियों अपने अरावली पर्वत श्रेणी। जो अरावली पर्वत श्रेणी अपन ने बिल्कुल व्यवस्थित रूप से 3 भागों में विभाजित करके इसको पढ़ा है, बिल्कुल हेरोन के अनुसार, विभाजन के अनुसार पूरा पढ़ा है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी अपन राजस्थान वाली क्लासेस में पढ़ चुके। फिर मेवाड़ का पठार यानी कि राजस्थान के पठारी क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है ना, राजस्थान के पठारी क्षेत्र आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेवाड़ का पठार वो वाला आ जाएगा आपके। ठीक है ना, मालवा का पठार जरूर पढ़ेंगे अपन, और मालवा के पठार का ही जो भाग है वो अपने हाडोदी का पठार है, जिसको अपन ने राजस्थान के उच्चावच वाली क्लास, भौतिक प्रदेश वाली क्लास में पढ़ा था। याद है कि कौन है? केशव जना भूल गया? रिवीजन करते रहना, रिवीजन बहुत जरूरी है। साथ साथ में वापस उसको जब तक वापस भुनाओगे नहीं, जब तक वापस दोहराओगे नहीं, तब तक वो स्थायी नहीं होगा। तो पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, रिवीजन करते रहना। और मतलब ये जो भ्रम फैला हुआ ना एक एग्जाम डेट से रिलेटेड, इसके लिए आप मतलब चिंता न करें, इसमें मैं
कोशिश करूंगा शाम को यदि वीडियो बना सका तो 5-7 मिनट का, ताकि आपके जो है भटकाव नहीं हो, ऐसी कोशिश रहेगी। जो भी निष्कर्ष होगा बता दूंगा, है ना। तो मालवा का पठार, ठीक है। चौथा आ जाएगा आपके बुंदेलखंड का पठार, और इसी का दक्षिणी भाग इस तरफ आ जाता है, वो बघेलखंड का पठार कहलाता है। फिर आ जाती है विंध्यन श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी आ जाती है, और सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है, ठीक है ना। एक दूसरे के लगभग पास में समानांतर टाइप से है ये। तो ये है। अब इसमें से अपन ने साथियों ये पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है। आज अपन पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आ जाते हैं पूर्वी पठार में। पूर्वी पठार में क्या आता है? पूर्वी पठार में मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। भारत का रूर प्रदेश जिसे कहते हैं। रूर वैसे जर्मनी का है, खनिजों की अधिकता के कारण रूर क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। तो ये छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे। फिर अपने छत्तीसगढ़ बेसिन आ जाएगा, जो ये अपने महानदी बेसिन वाला, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर दंडकारण्य का पठार आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने उत्तर पूर्वी पठार के अंदर साथियों आएगा मेघालय का पठार, ठीक है, जिसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है शिलोंग का पठार। देखो लिखते लिखते भी चूकते। शिलोंग का पठार भी इसे कहा जाता है। दक्कन का पठार, डेक्कन ट्रैप, ठीक है, ये दक्कन ट्रैप आ गया। कर्नाटक का पठार आ गया, और आंध्र का पठार, ये तीनों मिलकर दक्कन का पठार आता है। अब ये विभाजन कई विद्यार्थियों को पता नहीं था आज से पहले, ठीक है। कईयों को पता होगा, कईयों को पता नहीं था कि ये इस तरीके से। जो दक्कन का पठार तो एक ही समझ लेते थे, जबकि दक्कन के पठार के 3 विभाजन है, ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी तो चलो, ये पूर्वी पठार में भी इतने आ जाते हैं, और केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से भी विभाजन होता है, ये भी पता नहीं था। ये विभाजन किसका है? ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन है। बोलो, अब प्रायद्वीपीय पठार कह दिया, और एक समझ लेते थे कि प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार तो मतलब पठारों का घर है रे, पठारों का पठार कहते हैं जिसे। तो अब समझ में आया क्यों कहते हैं पठारों का पठार, ठीक है। जब किसी चीज का उपनाम है तो वो उपनाम क्यों है भाई? कोई खासियत हुई जन तो उपनाम दे है। बब्बर शेर कह दियो तो यूं ही थोड़ी कियो, कोई ना कोई खासियत ही। जन माधु सिंह जी द्वितीय ने बब्बर शेर कहो ना है। राजस्थान का भूला बिश्रा शासक चंद्रसेन को कह दिया, वो अपने क्या कहते हैं विस्मृत शासक कह दिया। राजस्थान का प्रताप कह दिया, मारवाड़ का प्रताप कह दिया चंद्रसेन को। तो क्यों कहा भाई? खासियत है उनके पीछे, इसलिए कहा गया ना, ठीक है। तो ये चीजें जो है, उपनाम किसी के यदि है तो वो क्यों है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन मैप पर। अब जो ये केंद्रीय उच्च भूमि है, इसी का वर्गीकरण मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है वापस आपके। तो वही वर्गीकरण है जो अभी बताया है। अपन आते हैं सीधा यहाँ पे। अब आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ये लोकेशन आपके दिमाग में फिट होगी, आपकी पठारी क्लास आधी क्लियर है, समझ लेना। 50% आपकी हो गई कमांड, ठीक है। पठारी क्षेत्र पर पठार की जो क्लास है उस पे आपका आधिपत्य आधा तो स्थापित हो गया, ये समझ लो। अब देखो अपन ने पढ़ा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार ये यहाँ है, ठीक, ये रहा बुंदेलखंड का पठार। इसके दक्षिण में यहाँ पर ये बघेलखंड का पठार है, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार देख लो, छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर क्षेत्र। ये है दक्कन का पठार, ये तेलंगाना का पठार, जो अपने आंध्र का पठार पढ़ा ना, आंध्र प्रदेश का पठार वही है। ये कर्नाटक का पठार जिसे मैसूर का पठार भी कहा जाता है। ये कच्छ का पठार गुजरात में आ गया। ये मालवा का पठार एमपी वाला क्षेत्र जो है विशेषतः एमपी के अंदर आ जाता है, जो लावा से निर्मित है पूरी तरीके से। और यहाँ पे आ गया ये मेघालय का पठार, जो शिलोंग का पठार जिसे कहा जाता है वो। ये सभी के सभी साथियों प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो ये इनकी लोकेशन है भारत के नक्शे पर, जिसे आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और भी मैं मैप देने वाला हूं आपको, ताकि और आपके लिए सहूलियत हो। दिमाग में एक बार फिट बैठ जाना चाहिए। मान लीजिए प्रश्न पत्र के अंदर ये नक्शे पे आधारित ही प्रश्न आ जाए, यहाँ की लोकेशन दे दे और फिर क्वेश्चन मार्क करके दे दे कि ये 1 नंबर लगा कर दे दे कि ये पहचानिए इसको, तब आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि ये अपने है नागपुर का, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है साथियों। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो अपने प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार को समझते हैं कि ये इसके आसपास क्या क्या है, कहां तक ये फैला हुआ है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब ये यहाँ पे इसका यदि अपन देखा जाए साथियों, उत्तरी पश्चिमी भाग या उत्तरी भाग, तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है अपने,
ठीक है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य से गुजरती है, अरावली पर्वतमाला आ गई। यदि इसके उत्तर में इस तरफ देखा जाएगा तो दिल्ली है, यदि इसके उत्तर पूर्व में देखा जाएगा तो शिलोंग यानी मेघालय वाला क्षेत्र आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगी साथियों इसके अंदर कोबी एंगलोंग पठार, जो ये वही पूर्वोत्तर वाले राज्यों के अंदर। यदि इसके पूर्व में देखा जाएगा तो राजमहल की पहाड़ियां आ जाती है। यदि इसके दक्षिण में देखा जाए तो इलायची पर्वत, इलायची की पहाड़ियां यानी कार्डेमम कहते हैं इसको, ठीक है, और कार्डेमम को ही हिंदी में कहा जाता है इलायची, ठीक है। तो कार्डेमम की पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियां आ जाती है। यदि इसके पश्चिम में देखा जाएगा तो गिर की पहाड़ियां आ जाएगी, कच्छ का पठार वगैरह ये आ जाएगा। तो ये इसकी वही लोकेशन है साथ में, ठीक है। ये मतलब इसका विस्तार है कि कहां कहां कैसे कैसे, इन सभी के बीच में जो है वह है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। मतलब एक एक स्लाइड पे आपको एक एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपके ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि किताबें तो देखो बहुत पढ़ी, आपने भी खूब पढ़ी है ना, और आपके साथियों ने भी खूब पढ़ी। थ्योरी मैं जितनी बता रहा हूं उससे 10 गुना आपको किताबों में लिखी मिल जाएगी, लेकिन जब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगा ना तब तक वो थ्योरी भी कोई काम की नहीं रहेगी। तो कंसेप्ट जो है दिमाग में बैठना चाहिए, उसके बाद में आप फिर अभ्यास करके देखना, फिर प्रश्न मिलाना, तब आपको रिजल्ट निकल के सामने दिखेगा कि हाँ वास्तव में हमारी कमांड हो गई है टॉपिक पे। ठीक साथियों, आगे बढ़े। चलिए अब लेते हैं अपन मालवा का पठार। अब जो अब मुख्य है उनको पढ़ते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। मुख्यतः कहाँ है मालवा? मध्य प्रदेश में। अब देखो मालवा एक इतिहास के अंदर भी बहुत प्रसिद्ध रहा है, कई सारे युद्ध में मालवा का उल्लेख मिलता है। कुंभा तो मतलब मालवा के शासकों से बहुत ही भिड़ा है, ठीक है, तो बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। ये स्पेशली लावा से निर्मित है, ठीक है। राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है वो इसका ही हिस्सा है, और ये राजस्थान की ज्योग्राफी से प्रश्न बनता भी है कि हाड़ौती का पठार कौन से पठार का हिस्सा है, तो मालवा के पठार का हिस्सा है हाड़ौती का पठार, ठीक है। और हाड़ौती वाला क्षेत्र तो पता है ना कौन सा है? ट्रिक याद है क्या? भूल गए? बाबू झाको, बाराबूंदी, झालावाड़, कोटा, ठीक है, इसका ही हिस्सा है। काली मिट्टी की प्रधानता है। अब काली मिट्टी जहां पे आएगी, काली मिट्टी और बेसाल्ट एक साथ में आएगा, नाम ध्यान रखना। तो ये देखो बेसाल्ट और नीस की चट्टानें और काली मिट्टी की यहाँ प्रधानता है। वो काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी के अंदर आती है, आपको पता है, ठीक है। तो काली मिट्टी की यहाँ पे प्रधानता रही है, मालवा के पठार की खासियत है, ठीक है। अब मालवा के पठार की स्थिति यदि देखी जाए साथियों, तो मालवा के पठार की स्थिति में ये देखो, ये मालवा का पठार है। इसके यदि उत्तर में देखा जाए तो ग्वालियर की पहाड़ी, पूर्व में इसके बुंदेलखंड, और इस तरफ यहाँ पे बघेलखंड आ जाएगा। दक्षिण में बिल्कुल देखा जाए तो विंध्यन पर्वत श्रेणी आ जाएगी, और पश्चिम में देखा जाएगा तो मेवाड़ का पठार आ जाएगा, और इन सभी से घिरा हुआ जो है वो आपका है मालवा का पठार। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन विंध्यन पर्वत श्रेणी या विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। विंध्यांचल जिसे कहते हैं वही विंध्यन पर्वत श्रेणी, ठीक है। यदि विस्तार इसका देखा जाए साथियों, गुजरात से लगाकर एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक इसका फैलाव है, ठीक है। अब यदि इनकी स्थिति भारत के नक्शे में देख लोगे तो इस तरीके से चलेगी, ठीक है, तो समानांतर। तो गुजरात से एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ तक ये फैली हुई है, ठीक है। दक्षिण में इसके नर्मदा नदी इसे सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। सतपुड़ा रेंज जो है, सतपुड़ा श्रेणी जो है, उससे ये नर्मदा नदी जो है इसको अलग करती है। यानी कि यहाँ पे खासियत क्या है, अपन को याद क्या रखना है? कीवर्ड याद रखें, याद करते समय क्या याद रखें? कीवर्ड। अब जैसे विंध्यन पर, जैसे मालवा का पठार अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कीवर्ड में जैसे एक बार समझ लिया, उसके बाद में आपको याद क्या रखना है? मध्य प्रदेश याद रखना है, लावा याद रखना है, काली मिट्टी, बेसाल्ट और हाड़ौती का पठार, बस ये कीवर्ड है। फिर लास्ट में क्या काम आएंगे आपके? ये कीवर्ड काम आएंगे। कीवर्ड पे आपके पूरा टॉपिक याद हो जाएगा आपको। मैं मालवा के पठार में और क्या पढ़ोगे आप? यही तो है, और यही बस, इसके अलावा क्या है? तो ये कीवर्ड याद रखना है। अब यहाँ पे ये कीवर्ड आ जाएगा नर्मदा नदी और सतपुड़ा से अलग करती है, आपको याद आ जाना चाहिए। जब गुजरात में जो इसका इस विंध्यन श्रेणी का जो हिस्सा है, इसकी जो पहाड़ियां हैं उन्हें जोबट हिल्स कहा जाता है, और बिहार में इन्हें कैमूर हिल्स कहा जाता है। बिहार में कैमूर हिल्स कहा जाता है, ठीक है, और गुजरात में कहा जाता है जोबट हिल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। उत्तर भारत व प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजन का कार्य, मतलब जल विभाजन से मतलब क्या होगा? नदियों का। जल विभाजन से क्या मतलब होगा? नदियों का विभाजन, ठीक है। अब उत्तर भारत में जैसे गंगा के मैदान की और दक्षिण भारत के नदियों को ये अलग करता है, ये श्रेणी अलग करती है विंध्यांचल की
विंध्यन पर्वत श्रेणी, तो ये जल विभाजक रेखा का काम करती है, जल विभाजन का काम करती है, ठीक है ना। जल विभाजन जहां भी पढ़ते हैं यहां समझ लेना कि नदियां अलग अलग बटेगी, ठीक है। तो ये है। अब इसमें यदि आप कीवर्ड की बात करोगे, क्या पढ़ना है, गुजरात से शुरू करना है, एमपी यूपी बिहार छत्तीसगढ़ ले जानी, ठीक। फिर नर्मदा नदी से इसको सतपुड़ा को अलग करवानी है, नर्मदा किससे अलग करवानी है, सतपुड़ा को नर्मदा से अलग करवानी है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, जोबट हिल को गुजरात में ले जाना है और कैमूर को बिहार में, ठीक, कैमूर को बिहार में ले जाना। और ये अपने जो है इसको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को और उत्तरी भारत की नदियों को अलग करवा देनी है। आपको याद हो गया है, मैं कहता हूं आपको विंध्यन पर्वत श्रेणी याद हो गई, ठीक है। चलिए, ये हाथों हाथ याद करनी है भाई, पीछे कुछ छोड़ना थोड़ी है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना है। अब आ जाते हैं अपन सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पे, ठीक है। इसका विस्तार साथियों गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, अब देखो ये थोड़ी सी दक्षिण में है ना, विंध्याचल के दक्षिण में, क्यों महाराष्ट्र आ गया, फिर देखो छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर का पठार तक ये विस्तृत है। यदि इसकी सर्वोच्च चोटी देखी जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़, ये कल भी बताया था, धूपगढ़ 1350 मीटर जो इसकी अपने सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मैकाल श्रेणी इसी के अंदर है, मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, ठीक है, जो 1065 मीटर है। मैकाल श्रेणी भी सतपुड़ा रेंज का ही हिस्सा है और उसकी अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट से हुआ है। अब जब चट्टाने अपन जैसे पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन अवसादी और ये सारी चट्टाने पढ़ते हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित सब पढ़ते हैं, उसके उदाहरण है ये सारे चट्टानों में। अभी मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो फिर मिक्स होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सतपुड़ा में अब देखो याद क्या रखना है, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर पठार ले जाना है। फिर महादेव जी के करना है धूप, ठीक है, महादेव जी के क्या करना है, धूप करना है, ठीक है। कितने, 13 रुपए 60 पैसे का, 13 रुपए 50 पैसे का, ठीक है, 1350, ठीक है। महादेव जी की धूप करके फिर मैकाल पर्वत पे जाना और अमरकंटक। अब अमर नाम आता है तो भी दिमाग में मेरे तो सीधा शिव जी आते हैं, ठीक है ना। तो अमर होने का वरदान तो ज्यादातर शिव जी देते थे ना, किसी के अमृत पूर्ण, किसी के क्या, किसी के क्या। महादेव जी भोले थे बेचारे, तो जल्दी से राजी हो जाते थे तपस्या से, ठीक है, कि वो बाप तपस्या करे। अब वो नहीं देखे कि वो राक्षस है, कि वो गुण है, वो बाप तपस्या कर रही हो इतनी टाइम, बोल बस क्या चाहिए, कि बाबा जी मेरे वो चाहिए, तथास्तु, बस तोड़ काढ़े विष्णु भगवान के आखिरी कर ही रहे भाई। महादेव जी बाबड़ा भोला पड़ गया, दे दिया वरदान, और मारे आखिरी कर दी रहे, मन के ही अवतार लेना पड़े। फिर कभी नरसिंह अवतार, कभी वामन अवतार, कभी कैसे सारे अवतार लेने पड़े विष्णु भगवान को, है ना, कोई आगू नहीं ले रहे, ठीक है। निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से, ठीक है। ये आ गया आपके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, आपको याद हो गई है, ठीक है। चलिए, पूर्वी पठार, अब आ जाते हैं, देखो अलग वर्गीकरण आ गया वापस। पूर्वी पठार में फिर अपन ने क्या देखा कि छोटा नागपुर का पठार, नाम छोटा है लेकिन काम यानी कि इसके गुण बहुत है इसके अंदर, ठीक है। इसका विस्तार देखो साथियों, यदि देखो कि लगभग 80% झारखंड के अंदर है और उसके अलावा 20% अन्य, उसमें भी बिहार में ज्यादा है। फिर आ जाता है थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी ये फैला हुआ है। इसके मैं लोकेशन अभी आप बताता हूं आपको। इसके उत्तर में साथियों राजमहल की पहाड़ियां हैं और इसके दक्षिण में जो है महानदी इसकी सीमा बनाती है, ठीक है। दक्षिण में महानदी है, उत्तर में राजमहल की पहाड़ियां हैं। इसके उत्तर में राजमहल की पहाड़ियां और दक्षिण में महानदी है। सोन और दामोदर नदी का बेसिन क्षेत्र है, यहाँ का मुख्य हिस्सा है सोन और दामोदर नदी। दामोदर मतलब दामोदर नदी जो है वो यहाँ की मुख्य नदी है। दामोदर नदी यहाँ की मुख्य नदी है। बहुत सारा खनिज यहाँ से निकलता है और इसे छोटा नागपुर के पठार को ध्यान रखना क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है। रूर क्षेत्र वैसे कहाँ है, जर्मनी के अंदर है, जो खनिजों के लिए जाना जाता है और इसे भारत का रूर कहा जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये छोटा नागपुर का पठार है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटा नागपुर का पठार है। अब ये देखो राजमहल की पहाड़ियां, यदि इसको देखा जाए राजमहल की पहाड़ियां, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, ये सब मिलके बनते हैं छोटा नागपुर का पठार। तीन चीजें हैं, क्या है, राजमहल की पहाड़ियां जो कहाँ है, इसके उत्तर में है, ठीक है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, ये तीनों मिलकर, ठीक है, ये तीनों मिलकर छोटा नागपुर का पठार बनते हैं। अब देखो ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है।
ये देखो ये छोटा नागपुर का पठार है, इसकी लोकेशन देखो बिल्कुल मार्क करके रखी हुई है, ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, अब ये देखो ये उड़ीसा है यहाँ पे। ठीक है, ये कटक वटक आ गया, ये आ गया आपके इस नक्शे में और भी अच्छी तरीके से, ये देखो ये आ गई आपके कैमूर रेंज। अभी अपने इसको आगे बढ़ा है। ठीक है, इसके इधर यहाँ पे रीवा है। ठीक है, ये मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक, ये छोटा नागपुर का पठार, ये जो ये हिस्सा पूरा दिख रहा है ये छोटा नागपुर का पठार है। और इसी के अंदर ये मैंने जस्ट आगे लिख रखा है पारसनाथ की चोटी। जो देखो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो पारसनाथ की चोटी है, जो यहाँ पे आ गई आपके। ठीक है, ये पारसनाथ की चोटी। ठीक है, और ये देखो महानदी, ये महानदी है। ठीक है, ये निकल रही है, अच्छी तरीके से देख लेना। तो इसके दक्षिण में तो है आपके महानदी और उत्तर में है राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये याद रखनी है। अब इसकी सबसे लंबी नदी जो है इस पठार की वो दामोदर है, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा से एक और प्रश्न बनता है, इस पे कौन सा जलप्रपात है? तो इस पे साथियों हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जल प्रपात। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे बड़ी कौन सी है? दामोदर, और दूसरी है आपके स्वर्ण रेखा नदी। ये है आपके छोटे नागपुर के पठार की स्थिति। ठीक है, अब आते हैं साथियों दंडकारण्य पठार। अब दंडकारण्य पठार का विस्तार देखो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सभी राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है दंडकारण्य पठार। मैं आप बताता हूं आपको आगे। इसकी जो साथियों प्रमुख नदी है वो इंद्रावती नदी है। अब दंडकारण्य की लोकेशन एक बार देख लो आप, दंडकारण्य की लोकेशन इस इमेज में आपको अच्छी तरीके से दिख जाएगी। ठीक है, अब ये जो है साथियों, ये जो है इसकी लोकेशन, ये है मुख्यतः दंडकारण्य पठार। ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार, और इसके दक्षिण में देखो महानदी आ गई। ठीक है, गंगा नदी वगैरह ऊपर है। ये मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये आ गया दक्कन का पठार आ गया, ये बाबा बुदून की पहाड़ियां आ गई, और ये आ गई आपके गोदावरी रिवर, कृष्णा नदी। ठीक है, ये नीचे आ गई कार्डेमम की पहाड़ियां यानी इलायची की पहाड़ियां आ गई। कर्नाटक का पठार अभी अपन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर ये देखो विंध्यन श्रेणी आ गई, अरावली हिल्स आ गई, ये बुंदेलखंड का पठार है ये वाला, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लेना। ये मालवा का पठार आ गया, ये आ गया बघेलखंड का पठार, इसके दक्षिण वाला बघेलखंड का पठार आ गया। ठीक है, ये हिमालयन रेंज तो है ही, और ये मतलब आपको पूरी एक अच्छी तरीके से लोकेशन याद हो जाएगी इससे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे यदि देखें, ये देखो छोटा नागपुर का पठार, ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां है मेघालय के अंदर, अभी पढ़ेंगे। सुंदरबन का डेल्टा जो बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे ये थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रेणी, ये विंध्यन पर्वत श्रेणी, और इसी के दक्षिण में ये विंध्यन पर्वत श्रेणी, इसी के दक्षिण में यहाँ पे ये सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ये दक्कन का पठार, यहाँ पे है पश्चिमी घाट, और ये है पूर्वी घाट आपके। ठीक है, ये कच्छ का रण आ गया, और ये लक्षद्वीप क्षेत्र, यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये नीलगिरी की पहाड़ियां, ये कार्डेमम हिल्स यानी कि इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, तो दोनों नक्शे मैंने आपको व्यवस्थित रूप से देने की कोशिश की है, जिसको आप यदि मैं नहीं भी बताऊंगा और आप 5 मिनट तक अच्छे से देखोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अपने याद होना चाहिए, कहीं से भी कैसे भी याद होता है, याद होना चाहिए। मैंने मेरी कोशिश की है पूरी की आपको याद हो, फिर भी पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं साथियों। अब देखो आ जाते हैं अपन मेघालय के पठार में। ठीक है, अब मेघालय यदि शाब्दिक अर्थ भी देखा जाए, मेघों का आलय, बादलों का घर। ठीक है, वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो ये यदि मूलतः देखा जाए, यह मूलतः यदि देखा जाए मूल रूप से तो दक्कन के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। इसमें साथियों गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है, और यदि ये देखोगे साथियों तो ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में ही लिखी है मैंने। ठीक है, क्रम से पश्चिम से पूर्व के क्रम में, यानी कि गारो, खासी और जयंतिया। यदि इसको देखोगे तो ये कीपाकार पहाड़ियां हैं। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, इसको मिटा देंगे अभी अपन, एक बार समझ लो। गारो, खासी और जयंतिया, ऐसे कीपाकार पहाड़ियां, यानी कि इसके अंदर बादल एक बार घुस तो सकते हैं लेकिन वापस निकल नहीं सकते, अंदर ही पैक रह जाते हैं, अंदर ही पैक रह जाते हैं। ठीक है, अब वापस बादलों को निकलने के लिए हल्का होना पड़ता है, बादलों को निकलने के लिए क्या होना पड़ेगा? हल्का होना पड़ता है, तब जाकर ये यहाँ पे खाली होते हैं। पहले खाली होने से फिर यहाँ पे देखो है
बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्षा होती है। इसलिए विश्व की सबसे ज्यादा जो वर्षा है, अब ये खासी जो पहाड़ियां ना, इसके दक्षिण में यहाँ पे मासिनराम है, तो विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा लगभग 1175 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे मासिनराम के अंदर होती है। ठीक है ना, मासिनराम, चेरापूंजी में भी खूब होती है, तो मासिनराम के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होने का कारण ये है, भाई पढ़ते सभी है कि होती है। और ये पहाड़ियों से प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां, तो गारो, खासी और जैंतिया के वजह से यहाँ पे इतनी वर्षा होती है। ठीक है, तो ये है साथियों, ये पहाड़ियां पाई जाती है। अब खासी के दक्षिण में जो है चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है, बता दिया आपको। इसका उपनाम, इसका किसका, मेघालय के पठार का उपनाम है शिलोंग का पठार, और यहाँ की सर्वोच्च चोटी है नोकरेक। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। अब आ जाते हैं अपन अंतिम वर्गीकरण पे, दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार, डेक्कन ट्रैप जिसे कहा जाता है, और अपन ने पढ़ा ये कितने तरह का है, इसके अंदर कितने विभाजन है, इसके उप विभाजन इसके 3 है। ठीक है, नंबर 1 में आपके आ जाएगा दक्कन का पठार, नंबर 2 में आ जाएगा आपके कर्नाटक का पठार, और नंबर 3 में आ जाएगा आपके आंध्र का पठार। आंध्र के पठार में ही तेलंगाना का पठार भी शामिल है। ठीक है, अब देखो दक्कन का लावा पठार, इसे दक्कन का लावा पठार ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लावा से निर्मित है। ठीक है, बेसाल्ट व काली मिट्टी, जहां जहां ये शब्द आएगा कि लावा से निर्मित, वहां आपको आंख बंद करके याद रख सकते हो कि बेसाल्ट और काली मिट्टी की प्रधानता है। तो यहाँ पे मालवा के पठार में भी पढ़ा, यहाँ पे भी बेसाल्ट और काली मिट्टी की प्रधानता रहेगी। ठीक है, अब मुख्य नदी जो है साथियों इसकी गोदावरी नदी है। मुख्य नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदी है ये। वैसे मुख्य पहाड़ियां अजंता, अब देखो अजंता आपने चित्रशैली के अंदर भी पढ़ा है। ठीक है, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, और ये सब जो है आपके दक्कन के लावा पठार की मुख्य पहाड़ियां हैं। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ है। देखो आज की वैसे स्लाइड में समय भी लगा है, लेकिन आज की क्लास इंपॉर्टेंट भी बहुत है। जहां तक मुझे लगता है सवाल बनेगा तो आपको इर्द गिर्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो कर्नाटक का पठार नंबर 2 पे आ गया, इसे मैसूर का पठार भी कहते हैं। इसका साथियों जो पश्चिमी घाट से संलग्न है, यानी पश्चिमी घाट से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो मलनाड कहलाता है। क्या कहलाता है, मलनाड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि प्रश्न स्तरीय आता है और प्रश्न अंदर से आता है, डीप यदि एग्जामिनर पूछना चाहता है, तब आपके मलनाड वाला प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो प्रश्न बहुत, प्रकृति बहुत सारी प्रश्न बनाने की, तो मलनाड जो पश्चिमी घाट से संलग्न जो क्षेत्र है वो मलनाड कहलाता है। इसकी मुख्य नदी जो है साथियों कावेरी है। ठीक है, अन्य नदियां इनकी कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा, शरावती और शिमोग जिले की, शिमोग जिला है, शिमोग वैसे जिला है, शिमोग जिला है, और शिमोग जिले की वराही नदी है। शिमोग जिले की वराही नदी है, यहाँ पे मैंने शिमोग नदी के अंदर लिख दिया, शिमोग जिला है। ठीक है, शिमोग जिले की वराही नदी है। अब ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा, इससे पहले अपन जो महात्मा गांधी को पढ़ते आते थे कि सबसे ऊंचा है, लेकिन ये कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का अब सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो 455 मीटर है। ठीक है ना, आप यदि नेट पे भी सर्च करके देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको, 455 मीटर सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो आपकी कौन सी नदी पर है, वराही नदी पर। वराही नदी पर जोग जलप्रपात जो है ये लगभग 255 मीटर ऊंचा है, शरावती नदी पर है, ये जो शरावती नदी है इस पर है। ठीक है ना, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात, वो भी आपके कर्नाटक के पठार का हिस्सा है, जो शिमोग जिले के अंदर आ जाता है और वराही नदी पर है। विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन अंतिम चीज पर, आंध्र का पठार। समझ में मेरे ख्याल से आया होगा, आज नॉन स्टॉप क्लास चली है दबा दब। ये कि ये यदि लाइव क्लास होती तो अपन बातें खूब करते, है ना, पढ़ाई थोड़ी कम करते हो, बातों का आनंद जम के लेते, लेकिन अब विद्यार्थियों के पास में समय कहाँ है, बातें ही करनी होती तो फिर किताबें क्यों रखते, पास में किताबें रख के बातें शोभा नहीं देती। चलिए, आंध्र का पठार कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में है, इसका दक्षिणी भाग साथियों रायलसीमा पठार कहलाता है। ठीक है, इसका दक्षिणी भाग, किसका, आंध्र के पठार का दक्षिणी भाग रायलसीमा पठार कहलाता है। ठीक है, कृष्णा नदी का विशेष रूप से ध्यान रखना। इसका तेलंगाना पठारी जो क्षेत्र है, इस तेलंगाना पठारी का ऊपरी हिस्सा तो पठारी है, लेकिन दक्षिणी हिस्सा मैदानी है। ऊपरी हिस्सा तेलंगाना का जो पठारी क्षेत्र है, इसका ऊपरी हिस्सा पठारी है, लेकिन दक्षिणी अपने हिस्सा जो है वो मैदानी हिस्सा है।
इसका ढलान साथियों पूर्व की ओर है, सामान्य ढलान पूर्व की ओर है। और एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि क्षेत्र जो है, सबसे बड़ी दलदली भूमि क्षेत्र का निर्माण करने वाली कोलेरू झील जो अपने गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन के मध्य है, गोदावरी नदी बेसिन और कृष्णा नदी बेसिन दोनों के मध्य में कोलेरू झील है, जो एशिया का सबसे बड़ा दलदली नम भूमि क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये भी साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए ये अब इसके बाद में अपनी एक स्लाइड, मुझे पता था एक स्लाइड और है, वो है ये एक तरीके से आपको और थोड़ा सा इजी करने के लिए, यदि बड़ा बड़ा वर्गीकरण देखा जाए सीधा सीधा, तो देखो अरावली पर्वतमाला यहाँ है, इसकी लोकेशन विंध्याचल यहाँ है, सतपुड़ा यहाँ है, समझने के हिसाब से और भी इजी हो जाएगा समझना, सीधी लोकेशन दिमाग में फिट रहेगी, जब आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया तो आपको याद आना ही आना है। ठीक है, पश्चिमी घाटियां हैं, पूर्वी घाटियां, नीलगिरी की पहाड़ियां दक्षिण में, सीधी साधारण वर्गीकरण यह है। और दक्षिण के जो पठार है दक्षिण भारत के, वो यहाँ पे भी आपको दे रखे हैं, इसमें भी ये देखो पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, छत्तीसगढ़ का मैदान आ गया। ठीक है, केंद्रीय पठार ये छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र आ गया। ठीक है, ये चिल्का झील उत्कल का मैदान। अब ये यहाँ पे बंदरगाह वाले जो है वो अपन और अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ये नीलगिरी पर्वत आ गया, कैमोरिन अंतरीप आ गया, कैप कैमोरी जिसे कहा जाता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, आदम का सेतु, ये सारे यहाँ। तमिलनाडु का मैदान आ गया। ठीक है, बालाघाट श्रेणी, तेलंगाना का पठार, अभी तेलंगाना का पठार की अभी बात की अपन ने। ठीक है, ये आ गया। ये देखो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये विंध्यन पर्वत श्रेणी, अरावली श्रृंखला, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सारी चीजें इसमें दे रखी है। और मैं इसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तब आप और अच्छी तरीके से नक्शों को, जितने भी नक्शे में शामिल करता हूं, बहुत सिलेक्टिव छांट के लिए जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से देखें, सहेज कर रखें, क्योंकि ये सारे नक्शे किताब में दे पाना संभव नहीं होता। मैं किताब की फिर जो है मोटाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए क्लासेस साथ में आपके चालू है। अब जैसे अपडेट, किताब जो अपडेट होकर आई है, वो आपको कल वीडियो बना के बता दिया कि उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दी गई, जितने नए टॉपिक जुड़े सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी। वन लाइनर अपडेट नहीं करेंगे, वही रहेंगे, सिर्फ 2 टॉपिक के लिए अपडेट नहीं करेंगे। वन लाइनर का जो खंड ब आएगा, जो लगभग महीना भर लगेगा उसे आने में, तो उसके अंदर जुड़कर आपको 1857 की क्रांति और राजनीतिक जागरूकता वाला टॉपिक जोड़कर उसके अंदर ही देंगे। तो अभी जो चल रही है, जिसको भी लेनी है वन लाइनर, वो जो अभी रनिंग में वही लेनी है, और दूसरी कोई नई आने वाली नहीं है। ठीक है, तो जो दुकानदार यदि कहते हैं कि नहीं आएगी, उन्हें भी कह देना कि सर ने खुद कहा है कि यही आएगी, अपडेट होकर नहीं आएगी ये वाली, और खंड ब में पार्ट जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो ये है साथियों आज की क्लास। हालांकि आज की क्लास आपके लेट है थोड़ी, क्योंकि स्लाइड बनाने में बहुत सारा, और ये जो मैप्स है इनको शामिल करने में बहुत सारा समय आज चला गया। तो ये है थोड़ा सा, देखो वैकेशन में मेहमान वगैरह घर पे होते हैं सभी, और उन सभी के बीच में से निकल कर फिर आप लोगों के लिए प्रयास करना होता है, तो ये थोड़ा सा समय जो है हो जाता है। लेकिन कहीं भी अपने आप के लिए कमी नहीं कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी बहुत स्पीड से अब चल रही है। लगभग यदि सेकंड ग्रेड की उसमें देखोगे 2-3-4 टॉपिक जुड़ रहे हैं, दिल्ली के कल ही 3 जुड़े हैं शायद, और रीट के भी दिल्ली के 2 या ऐसे टॉपिक जुड़ रहे हैं, और भी स्पीड इसमें बूस्ट करेंगे। लगभग मेरा टारगेट है 20 जून तक जितने भी टॉपिक है, लगभग 130 से 150 के मध्य टेस्ट जुड़ेंगे उसके अंदर, तो वो सारे के सारे आपके उसमें जुड़ जाएंगे। तो जिन्हें भी एक अच्छी गुणवत्ता युक्त, देखो जिसको घी हजम हो वही ज्वाइन करना। ठीक है, क्योंकि कम कीमत पे मिल रहा है घी, वैसे 750 रुपए किलो है, आपको पता है ना घी, लेकिन यहाँ पे आपके सिर्फ 79 में हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि विद्यार्थियों की कैसे मदद की जा सके, कि अपना खर्चा भी निकल जाए और विद्यार्थियों की मदद भी हो जाए, उस उद्देश्य से चलाया गया है। तो जिसे घी हजम होता है वही ज्वाइन करे, नहीं फिर बाद में क्या है, घी हजम नहीं होने वालों को बदहजमी हो सकती है। ठीक है ना, तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।